नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप आज एक फिर नई चुनावी खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और आज बिहार चुनाव को लेकर के जो सरगर्मी बढ़ी हुई है और उस सरगर्मी में सबसे अच्छी बात यह है कि इस चुनाव में जो युवा तबका है, जो पढ़ा लिखा तबका है, वो अपना भाग्य आजमाना चाह रहा है। अक्सर देखा गया है कि इधर लगातार कुछ दशक से जो देश की राजनीति है उसमें काफ़ी गिरावट आई है। उसमें कई अपराधी किस्म के लोग अपनी गर्दन बचाने के लिए वो चुनाव का सहारा लेते हैं, चुनाव जीत जाते हैं और उसके बाद फिर वो सब कुछ होता है जो नहीं होना चाहिए था। अच्छे लोग चुनाव में आना लगभग छोड़ चुके थे, लेकिन 2020 का जो चुनाव है वो कुछ बदलाव लेकर के आया है। आज पढ़े लिखे जो युवा हैं वो भी चाहते हैं कि हम इस क्षेत्र में हमें आना चाहिए। अगर देश को बचाना है, अगर बिहार को बचाना है, बिहार की तस्वीर को बदलना है तो हमें आना चाहिए। और यही वजह है कि कई ऐसे चेहरे आज चुनाव में दस्तक दे रहे हैं और उन्हीं चेहरों में से एक चेहरा है सिवान का जाना माना पत्रकार, जो कई अखबारों से होते हुए चैनल तक अपना रास्ता तय किया हुआ है, लेकिन आज बिहार की तस्वीर बदलने के लिए वो चुनावी मैदान में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिवान के वरिष्ठ पत्रकार, जो एक लंबा समय से सिवान की पत्रकारिता किए हुए हैं और भी कई जगहों पे उन्होंने पत्रकारिता की है, लेकिन आज उन्हें एहसास हुआ कि वाकई जो सिवान की तस्वीर है, जो बिहार की तस्वीर है, वो अब बदलनी चाहिए। अच्छे लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें आगे आना चाहिए। और इसी सिलसिले में वो किसी दल से नहीं, निर्दलीय के तौर पे उन्होंने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। 2 दिन का स्क्रूटनी चल रहा है और उसके बाद से चुनाव प्रचार भी शुरू हो जाएगा। जनता उन्हें कितनी तरजीह देती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। उन सारे सवालों को लेकर के हम अभिषेक श्रीवास्तव के पास बैठे हुए हैं। अभिषेक जी, आप तो पत्रकार थे, पत्रकारिता में एक अच्छा समय बिताया है। ऐसी क्या वजह बन गई कि आपने चुनाव का रास्ता और राजनीति का रास्ता पकड़ लिया? सबसे पहले आदरणीय कैलाश जी, आप बड़े भाई हैं तो आपको मेरा नमस्कार। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मेरा साक्षात्कार लेने के लिए आप आए हैं। और इसके साथ ही मैं आपके चैनल के तमाम दर्शकों को भी अभिवादन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आदाब करता हूँ। अब मैं आपके सवालों का जवाब दूँ तो जैसा कि आपने कहा कि ऐसी क्या, राजनीति में आते ही पत्रकार की शैली तो अब पीछे छूट गई, नेताओं की शैली हावी हो गई। आते ही पत्रकार सलाम आदाब ये सब कुछ कहना शुरू कर दिया। नहीं, देखिए मेरा जो मानना है कि ये तो हमारे देश का ये कल्चर है, संस्कृति है, किसी को भी अभिवादन करना, नमस्कार करना। और जब एक जनप्रतिनिधि के रूप में अगर आदमी अपनी उम्मीदवारी जताता है तो पूरे समुदाय को लेकर चलना पड़ता है, किसी एक खास विशेष वर्ग को लेकर आप नहीं चल सकते। तो इसलिए मैंने नमस्कार भी किया, प्रणाम भी किया और आदाब भी किया। और इसमें कोई राजनीति नहीं है, यह तो सभी लोग करते हैं। नेताओं ने इस संस्कृति को इतना तोड़ मरोड़ दिया है कि अब उनके प्रणाम, आदाब, सलाम को भी शक के नज़र से देखा जाता है कि भाई ज़रूर इसका कोई मतलब है। मेरे कहने का और कोई औचित्य नहीं था, बस यही था कि राजनीति की सफ़र जब शुरू किया तो ये शुरुआती अब वो लक्षण आप में भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए ना, मैं तो जब से मैंने चुनाव लड़ने की घोषणा की है और मैं सभी से लगातार अपने मीडिया बंधुओं से कहते आ रहा हूँ कि मेरा जो मानना है, यह राजनीति जो शब्द है, पॉलिटिक्स, इसका नामकरण ही गलत कर दिया गया है। और इसके नामकरण के चलते ही आज राजनीति की जो स्थिति है यह हो गई है। मेरे हिसाब से राजनीति का जो नाम है वह सेवा नीति होना चाहिए। हमारे जो जनप्रतिनिधि हुए, विधायक हुए, सांसद हुए, ये लोग चुन कर आते हैं तो जनता के समय जाकर वोट मांगते हैं, चुनाव के समय जनता से,
और उसके बाद जीत जाने के बाद ये 5 सालों तक नज़र नहीं आते हैं। जनता के विकास के नाम पर वोट लेते हैं, लेकिन विकास खुद का करते हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर ये भावना रहती है कि मैं राजनीति कर रहा हूँ, मतलब राज करने वाली नीति कर रहा हूँ, जबकि इसका नाम सेवा नीति होनी चाहिए। तब उनको पता चलता कि मैं सेवक हूँ, जनता का सेवक हूँ, जनता के द्वारा चुना गया हूँ, तो जनता के लिए मुझे काम करना है। आप अभिषेक जी, आप पत्रकार हैं, आपने देखा होगा कई नेताओं का इंटरव्यू भी आपने किया है। नेताओं से जब बात होती है तो ये कहते हैं कि भाई राजनीति में क्यों आप आना चाहते हैं, ये सवाल हम आपसे भी करेंगे और आपने भी कई लोगों से किया होगा। नेता ये कहते हैं कि भाई हम जनता की सेवा के लिए। आपको क्या लगता है कि वो वाकई जनता की सेवा करने के लिए जाते हैं या फिर मेवा खाने के लिए जाते हैं? देखिए, आप भी पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकारिता करीब 1.5 दशकों तक मैंने पत्रकारिता की है सक्रिय रूप से। तो और मैंने दूसरे प्रांत, दूसरे ज़िले में भी पत्रकारिता की है। तो मेरा जो अनुभव रहा है, नेता लोग बस अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए चुनाव मैदान में आते हैं, वोट लेते हैं, जनता के समक्ष लोक लुभावन वादे करते हैं और चुनाव जीतने के बाद वो गायब हो जाते हैं। और वर्तमान की आपको भी अंदाज़ा होगा कि वर्तमान की जो दशा दिशा चल रही है पूरे देश भर की, हालांकि मैं इतना बड़ा चूँकि उम्मीदवारी नहीं जता रहा हूँ कि मुख्यमंत्री हो जाऊँ या प्रधानमंत्री हो जाऊँ, तो मैं सिवान विधानसभा क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी जताया है मैंने। तो मैं यहीं की बात करूंगा। तो यहाँ आप देख लीजिए कि पिछले 15 वर्षों से जो निवर्तमान विधायक थे सत्तारूढ़ दल के, उनका टिकट उनकी पार्टी ने ही काट दिया इस बार। तो इसका सीधे से मतलब जा रहा है कि पार्टी भी आपके क्रियाकलापों, आपके कार्यों से क्षुब्ध है, संतुष्ट नहीं है। मतलब पार्टी के नज़र में भी आप नकारा हैं, इसलिए आपकी टिकट काट दी गई। वहीं दूसरी ओर आप देखिए कि टिकट कटने के बाद भी सत्ता की लोलुपता आप पर इस कदर हावी है कि आप निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए हैं, जबकि कहीं से आपका स्वास्थ्य, उम्र, ये सब कुछ आपको इजाज़त नहीं देते हैं कि आप चुनाव मैदान में उतरिए, चुनाव लड़िए। ये जो दिन होता है, जिस उम्र से आप गुजर रहे हैं, घर में बैठकर सेवा सत्कार परिवार के साथ गुजारने के दिन होते हैं, लेकिन ये सत्ता की लोलुपता है। दूसरी तरफ अब थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे, उसी पार्टी ने जिसको अपना उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा है, वे भी यहाँ के सांसद रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कि वे भी यहाँ के सांसद रहे हैं 2-2 बार। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उनका भी टिकट काट दिया और दूसरे दल को दे दिया, गठबंधन में। तो कहीं ना कहीं यह भी बात, वहाँ भी ये बात झलक रही है कि पार्टी उनके भी क्रियाकलापों से असंतुष्ट थी। और तब जाकर आज अब देखिए कि आप भी पत्रकार हैं, तो पत्रकारिता में भी हम एक रिपोर्टर होता है, रिपोर्टर के ऊपर संपादक होते हैं। तो अब देखिए कि कोई संपादक है, संपादक को हम बाद में जो मीडिया हाउस के मालिक हैं वो कह दे कि आप संपादक नहीं रहिएगा, आप जाइए रिपोर्टर संवाददाता बन जाइए। तो कहीं ना कहीं ये डिमोशन हुआ। वही चीज़ यहाँ भी देखने को मिल रहा है कि सांसद को टिकट दिया जा रहा है विधानसभा का। तो कहीं ना कहीं पार्टी भी ये समझ रही है कि आप सांसद योग्य नहीं थे, विधानसभा लड़िए। तो दाव खेला जा रहा है। और दूसरी बात ये कि इन दलों के पास देखिए कि कोई राजनीति करने वाला दूसरा चेहरा भी नज़र नहीं आ रहा है। और ये कहते हैं कि हम वंशवाद हैं, जातिवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं, लेकिन उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। जबकि आज युवा हैं, उनकी पार्टियों से भी कई नेता लोग जो हैं युवा हैं, सारे चेहरे हैं जो इस बार क्षुब्ध होकर निर्दलीय चुनाव मैदान में भी खड़े हैं। तो ये सब कुछ दर्शा रहा है कि आप एक परिपाटी चला रहे हैं और उसी के अंतर्गत चलना है। ये अभिषेक जी, बड़ी अच्छी बात है कि पढ़े लिखे लोग अब चुनाव मैदान में आना चाहते हैं। अब एक अहम सवाल हमारा, चुनाव पे तो हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन एक अहम सवाल है कि जिस तरीके से देश की राजनीति चल रही है, जिस तरीके से बिहार की राजनीति चल रही है, ये एक दो धुरी बना हुआ है। पहले लालू प्रसाद यादव 15 साल, अब नीतीश जी 15 साल, लेकिन बिहार की हालत जस की तस जैसे पहले थी। आपराधिक आंकड़े उस समय भी ज़्यादा थे, आज उससे भी कई गुना ज़्यादा हैं। उस समय भी बेरोजगारी थी, आज भी बेरोजगारी है। आज भी एक भी संसाधन पैदा नहीं किया गया कि भाई किसी को रोज़गार मिल सके। लगभग 30 लाख लोग बिहार के जो दूसरे प्रांत में रहते थे, लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 की वजह से वो वापस आए, लेकिन बेचारे फिर किस्मत के मारे वो अब धीरे धीरे फिर बाहर जा रहे हैं। आज तक इन सरकारों ने कोई रोज़गार का साधन उपलब्ध नहीं करवाया।
तो इस पर किस मुंह से ये विकास की बात करते हैं? ये कह रहे हैं कि विकास की गंगा बह रही है। आपको क्या लगता है कि अब वाकई बिहार बदलाव के मूड में है? बिल्कुल। देखिए ना, आपने जो कहा कि बदलाव, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर मैं भी चुनाव मैदान में उतर गया। हालांकि मेरा मानना है कि एक पत्रकार जो होता है अलिखित रूप से जनप्रतिनिधि ही होता है। मैं वकालत का पेशा भी किया हूँ, तो वकील भी जो है वह जनसेवा का ही काम करता है, न्याय दिलाने का, लोगों को न्याय दिलाने का काम करता है। लेकिन राजनीति की जो दशा मैंने देखी कि लगातार बिगड़ रही है। अब आपको थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि 3 दिसंबर 1972 को ये अपना सीवान ज़िला बना। मतलब 1973 से ये सीवान ज़िला पूरी तरह से अपना अलग एक डिस्ट्रिक्ट हो गया। मेरी दादी थी, आज तो अब वो नहीं है इस दुनिया में, उन्होंने बताया था कि ये सदर अस्पताल जो सीवान का है, इसी में मेरे पिताजी का जन्म हुआ था। उस समय भी यह सदर अस्पताल था। 1973 में सीवान अलग ज़िला बन जाता है। आज हम लोग 2020 में हैं। आश्चर्य है कि पिछले 15 सालों की सरकार में यहाँ से सूबे के स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी इसी ज़िले से हुए हैं। निवर्तमान जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी इसी ज़िले के हैं। लेकिन किसी ने यह कोशिश नहीं की स्वास्थ्य के क्षेत्र में कि सीवान ज़िले को जो 1973 से ज़िला बन गया है, इसको जिला अस्पताल एक दिया जाए। ये ज़िला है, सारी अहर्ताएँ पूरी करता है एक जिला अस्पताल के लिए, लेकिन सदर अस्पताल के भरोसे ज़िला चल रहा है। इसका नतीजा आप पत्रकार हैं, देखते होंगे आए दिन यहाँ पे दुर्घटनाएं होती हैं, घटनाएं होती हैं, कोई सुविधा नहीं है। नज़दीक जो मरीज होता है नहीं है, दवा नहीं है, उन्हें रेफर कर दिया जाता है दूसरे जगह, या तो पटना है नहीं तो गोरखपुर। तो ये क्या है, ये कौन सा विकास है? तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि विकास के नाम पर वोट मांगा जाता है, जाति के नाम पर वोट लिया जाता है, लेकिन कोई काम नहीं होता है। मैंने यह भी देखा है कि अब सुरक्षा की थोड़ा सा बात कर लें तो सीवान में क्या है कि आप देखिएगा कि यहाँ व्यवसायियों की संख्या ज़्यादा है। अब व्यवसायी, मैं जाति पर नहीं जा रहा हूँ, मैं काम धंधा करने वाले जो बिजनेस करने वाले हैं, जैसे पत्रकारिता में आए दिन खबरें मिलती होंगी कि किसी सीएसपी संचालक को लूट लिया गया, गोली मार दिया गया, यूएई एक्सचेंज के संचालक को गोली मार दिया गया, या किसी आभूषण दुकान में जाकर लूटपाट कर लिया गया, गोली मार दिया गया, या किसी दुकानदार का जा रहा था आदमी पैसा जमा करने, तो लोग मोबाइल लेके चलते हैं और वो मोबाइल छीन लिया जाता है। ये अपराधी घटना इस तरह जी जी ऐसे बढ़ी हुई है और इनकी संख्या ज़्यादा है, वोट बैंक ज़्यादा है। तो ये अभी तक के जो राज करते लोग आए हैं, ये व्यवसायियों को लोक लुभावन वादे देकर उनसे वोट ले लेते हैं। सुरक्षा के नाम पर कोई काम आज तक नहीं किया गया है। आम जनता से लेकर व्यवसायी वर्ग के लिए सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। जबकि मेरा यह मानना है कि अगर जनता मुझे चुन लेती है तो अपने क्षेत्र के सीवान विधानसभा क्षेत्र में जितने भी पंचायत हैं, सभी में पंचायतवार एक पुलिस पिकेट की स्थापना कराऊंगा। कई लोग यह भी कह रहे हैं कि आप निर्दलीय क्या कर पाइएगा, जबकि मैं बता दूं कि एक निर्दलीय विधायक को भी वो सारे फंड मिलते हैं जो दलीय विधायक को मिलते हैं। दलीय विधायक अपने पार्टी के मैनिफेस्टो के तहत चलता है। अगर उसकी कुछ अभिलाषा या इच्छा हुई भी तो अगर पार्टी में वो नहीं है वो चीज़, तो वो नहीं कर सकता है, ऊपर से दबा दिया जाएगा पार्टी आला कमान द्वारा। भी आप तो पत्रकार हैं, आपने देखा होगा कि सीवान निर्दलीय को बहुत चाहता है। यहाँ से निर्दलीय सांसद ओम प्रकाश यादव पहली बार निर्दलीय चुनाव जीते। हाँ, ये सही बात है। और इन सब चीज़ों को यहाँ के जो जनता का जो रुझान है, इसको भी मैंने मद्देनज़र रखते हुए मैंने निर्णय लिया। आपको बता दूं कि कई दल, बड़ी पार्टियाँ तो नहीं, लेकिन कई दलों ने मुझे नॉक किया, लगातार मेरे संपर्क में रहे और उनकी ख्वाहिश थी कि मैं उनके सिंबल से लड़ूं। लेकिन लास्टली मैंने यह निर्णय लिया कि नहीं, मैं अपने ही नाम पर निर्दलीय ही चुनाव लड़ूंगा। एक सवाल, चूंकि आप पत्रकार हैं, आपसे कुछ सवाल ज़्यादा बनता है हमारा पूछने का। सीवान में पिछले 14 वर्षों से जो यहाँ के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन, चूँकि सीवान और शहाबुद्दीन ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द बन चुके हैं। आज भी जब चुनाव होता है, जब चुनाव होता है, चाहे वो 2014 का चुनाव हो लोकसभा का, या फिर 2015 का चुनाव हो विधानसभा का, फिर 19 का चुनाव हो लोकसभा का, फिर 20 का चुनाव हो, और पिछले जहाँ तक हमें याद है कि 14 साल से जो व्यक्ति जेल में बंद है, जेल की सलाखों के पीछे है,
आज भी कहा जाता है कि उसके आतंक से मुक्ति के लिए सिवान को मुक्त कराने के लिए हमें वोट दीजिए। ये किस आतंकवाद की बात होती है? देखिए, ये जो नेता हैं, नेता लोगों की एक धारणा है कि जनता को किसी भी तरह से बरगलाना है, चाहे वह जाति के नाम पर हो, धर्म के नाम पर हो, संप्रदाय के नाम पर हो या किसी राजनीतिक दल के नाम पर हो। लेकिन सिवान में इसके अलावा एक चीज़ यह भी, जिसका आपने नाम लिया, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, लेकिन यह सही बात है कि पूर्व सांसद के नाम पर यहाँ पर राजनीति होते रही है। लेकिन हकीकत आपको मैं एक बात और बताऊं कि पत्रकार होने के नाते अगर आप गौर कीजिएगा तो पिछले 3 दशकों से सिवान में डेवलपमेंट के कोई कार्य नहीं हुए हैं। यह सही है कि आज विकास हुआ है, शहर काफ़ी चौकाचौंध हो गया है, लेकिन यह सब निजी विकास है। शॉपिंग मॉल खुल जाना, कॉम्प्लेक्स खुल जाना, यह सब निजी विकास है, सरकारी कोई कार्य नहीं हुए हैं। लेकिन पूर्व सांसद जो थे उन्होंने कुछ काम कराए थे, जैसे आपका ब्लड बैंक हो गया, इंडोर स्टेडियम हो गया, राजेंद्र स्टेडियम हो गया, टाउन हॉल हो गया, ऐसे लड़कियों के कॉलेज भी हैं। और दुखद बात यह है कि उनके नाम पर राजनीति की जाती है। उनका चरित्र जो भी रहा हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यह तो सही है कि उसी व्यक्ति के कुछ काम किए हुए हैं जो सिवान में नजर आते हैं। कि पढ़े लिखे लोगों से जब बातचीत होती है, चर्चा होती है देश की राजनीति पे, बिहार की राजनीति पे, तो कई तरह की बातें वो सामने आता है कि क्या होना चाहिए, किस तरह से बदलेगा हमारा समाज, किस तरह से बदलेगा हमारा बिहार। और आज अभिषेक श्रीवास्तव से एक लंबी बातचीत में वो सारी बातें सामने आई हैं। चाहे वो जो सांसद विधायक का जो फंड है, उनके जो भत्ते हैं, और भत्ते पे अरबों खरबों का ये खेल चलता है। आज देश के हालात ख़राब हैं, कई सरकारी संस्थाएं बिकने को बेची जा रही हैं। इस परिस्थिति में अभिषेक श्रीवास्तव का मानना है कि वो भत्ता जो है वो बंद होना चाहिए। सैलरी वगैरह मिलती है, बिल्कुल मिलनी चाहिए उन्हें, उनका खर्चा भी है। लेकिन आज देश जिस दौर से गुजर रहा है, ये सिर्फ आम आदमी पे या सिर्फ गरीबों पे लागू नहीं, बल्कि देश के हर उस ऊपर से लेकर के नीचे तक जितने लोग मौजूद हैं सभी को उस दायरे में आना चाहिए। अभिषेक श्रीवास्तव ने एक और बड़ी अच्छी बात बताई कि चुनाव आयोग भी भेदभाव से निकला नहीं है। ये देश का दुर्भाग्य है कि हम इस देश में एक कानून, एक देश एक कानून की बात तो करते हैं लेकिन उसे लागू नहीं कर पाए। इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो पार्टी के जो रजिस्टर्ड पार्टी के लोग हैं वो सिर्फ एक समर्थक, एक प्रस्तावक से उनके नॉमिनेशन हो जाते हैं। लेकिन अगर निर्दलीय है, और निर्दलीय का होने का मतलब है कि वो कमज़ोर है, वो चाहता है कि हम देश की इस हालात को बदले, बिहार के इस हालात को बदले, लेकिन उनके लिए कानून क्या है कि उन्हें 10 प्रस्तावक चाहिए। तो ये अंतर क्यों? क्या वो इस देश का नागरिक नहीं है? क्या वो इस देश का रहने वाला नहीं है? इस देश का कानून मानने वाला नहीं है? ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे देश के संविधान जो देखने वाले लोग हों, जो चलाने वाले लोग हैं, उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि हर व्यक्ति, चाहे वो किसी दल से हो या निर्दल हो, उसके लिए सब एक समान हो, एक नियम हो। तब जा कर के बाबा भीमराव का जो सपना था कि सबका, और जो नरेंद्र मोदी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं कि सबका साथ और सबका विकास, ये सिर्फ नारा ना रह जाए, ये ज़मीन पे उतरे। तो ज़रूरत है, अब देखना है कि आने वाले जो 3 तारीख को, 3 नवंबर को सिवान और बिहार की तकदीर लिखी जाएगी। उसमें सभी जो यहाँ के वोटर हैं, जो नागरिक हैं, उन लोगों से भी अपील है कि आप जब प्रत्याशी चुनें तो एक अच्छे प्रत्याशी को चुनें, ताकि वो सुख में दुख में आपके साथ कदम से कदम मिला करके आपके सामने पहुँचे, आपकी बात को समझे, आपके दुख को दूर करे।
इन सारे बातों को सामने रख करके और ईवीएम पे बटन दबाइएगा, अन्यथा 5 साल तक ये नेताजी फिर मुलाकात नहीं होने वाली है। इसलिए सतर्क रहिए, सजग रहिए और कोविड-19 अभी गया नहीं है, इससे बचते हुए मतदान जरूर